Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, यानी एनसीईआरटी अध्याय 5 है ये। और इसमें हमें देखना है यानी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को, और हमें इस यानी भोजन की सुरक्षा, खाद्य की सुरक्षा कैसे करनी है उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी के बारे में देखते हैं। सॉरी, देखिए, जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारण भोजन है। यानी जनसंख्या की स्वास्थ्य पोषक स्थिति को यानी सही से रखना, सब कुछ यानी शरीर के स्वास्थ्य को सही ढंग से शरीर को बनाए रखना, उसका सब कुछ भोजन पर निर्भर करता है। भोजन हमें कैसा ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आगे देखते हैं, अतः भोजन का पौष्टिक और सुरक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है। यानी भोजन हमारा पौष्टिक और सुरक्षित होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि असुरक्षित भोजन करने से अनेक प्रकार के खाद्य जनित रोग हो जाते हैं। असुरक्षित भोजन करने से यानी अनेक प्रकार के खाद्य जनित रोग हो जाते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं। यानी विश्व स्तर पर खाद्य जनित रोग वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015 से 16 के अनुसार 2000 यानी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों में गंभीर दस्त के 9 लाख से अधिक मामले आए हैं। यानी जो दस्त से पीड़ित बच्चे थे वो 9 लाख से अधिक पाए गए हमारे भारत में, वो भी 5 वर्ष तक के से कम आयु के। खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि इनसे व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंचती है, और इसी कारण धनार्जन में हानि, बेरोजगारी और मुकदमेबाजी बढ़ती है। अतः आर्थिक विकास में बाधा आती है। इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा क्या है? तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ अपनी इच्छा अनुसार उपभोक्ता के लिए स्वीकार्य है। खाद्य सुरक्षा के बारे में जानने के लिए अविशालता, टॉक्सिसिटी और संकट हैजार्ड को समझना आवश्यक है। आगे देखते हैं, अविशालता क्या है? अविशालता यह किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की अविशालता या विषैलापन कहते हैं। यानी किसी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की अविशालता या विषैलापन
कहते हैं। खतरा यानी संकट, हजार्ड खतरा। संकट से तात्पर्य उस सापेक्षिक संभावना से है कि जब किसी पदार्थ को उसके प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रयुक्त न किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। यह संकट रासायनिक, भौतिक और जैविक हो सकता है, जो उपभोक्ता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आगे देखते हैं भौतिक संकट, यानी ये कई प्रकार के हमने संकट देखे, रासायनिक, भौतिक और जैविक। ये 3 प्रकार के संकट हैं। रासायनिक नहीं है, नहीं है। तो भौतिक संकट देखते हैं। भौतिक संकट क्या है? तो फिजिकल हैजार्ड, यानी भौतिक संकट, फिजिकल हैजार्ड। खाद्य पदार्थों से भौतिक संकट तब उत्पन्न होता है जब कोई भी ऐसा पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है, रोग उत्पन्न कर सकता है या आघात पहुंचा सकता है, जैसे कि लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल आदि। ये भौतिक संकट में आते हैं। इसका मैं चित्र भी दिखाऊंगी। ये भौतिक संकट में क्या क्या आते हैं ये देखते हैं हम। ये हैं भौतिक संकट में देख सकते हैं जो भौतिक संकट क्या है। खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट तो ये देखिए, बाल हैं भौतिक संकट में, पत्थर हैं, तना और बीज हैं, हड्डियों के टुकड़े, पंख, ये दियासलाई, आभूषण, ये भी भौतिक संकट में है। कील, नट और बोल्ट, ये भौतिक संकट में। रेशेदार जूट, ये भी भौतिक संकट में। बटन, ये भी। बीड़ी और सिगरेट, ये सभी भौतिक संकट में आते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है रासायनिक संकट, यानी दूसरा है हमारा रासायनिक संकट, केमिकल हैजार्ड। ये वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थों में मिला दिए जाते हैं। इस वर्ग में कीटनाशक, रासायनिक कृषि अवशेष, विषैली धातुएं, खाद, रंग और अन्य मिलावटी पदार्थ सम्मिलित हैं। ये देखते हैं हम रासायनिक संकट में क्या क्या आते हैं। तो खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट। अदृश्य रासायनिक संकट क्या है? कीटनाशकों के अवशेष। और दूसरा पशु चिकित्सीय अवशेष, यानी पशु चिकित्सीय अवशेष हो सकते हैं। अस्वीकृत खाद्य मिलावटें, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का अधिकतर मिलावट, मार्जन, रसायन, ये सभी किसमें आते हैं? रासायनिक संकट में आते हैं। आगे देखते हैं जैविक संकट, बायोलॉजिकल हैजार्ड। इसमें विभिन्न जीवधारी शामिल हैं। जैविक संकट में दिखाई देने वाले जीव एवं सूक्ष्म जीव सम्मिलित हैं। वे सूक्ष्म जीव जो भोजन से जुड़े होते हैं और रोग पैदा करते हैं। उन्हें खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। सूक्ष्म जीवी रोगाणु से 2 प्रकार के खाद्य जनित रोग होते हैं। नंबर 1 संक्रमण और दूसरा विषाक्तता। तो ये खाद्य जनित में क्या है? कृमियों खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट। तो कृमि हैं ये तिलचट्टा, यानी कॉकरोच, ये मक्खी। आगे है घुन,
और इल्ली, ये सभी किसमें हैं? जैविक संकट में आते हैं। तुम्हें दिखाई देने वाले जैविक संकट। अब आगे देखते हैं। ये हमने तीनों प्रकार के संकट पड़े हैं जो खाद्य पदार्थों में हजार्ड पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम संक्रमण क्या है, यानी खाद्य संक्रमण किसे कहते हैं वह देखेंगे। तो खाद्य संक्रमण यानी फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन क्या है? फूड इन्फेक्शन जीवों के शरीर में अंतःग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है। फूड इन्फेक्शन कब होता है? जीवों के शरीर में अंतःग्रहण के परिणाम स्वरूप होता है, अंदर जाने पर होता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर के अंदर जाने पर यानी फूड खाने से हमें जो संक्रमण जाता है उसे ही हम जहाँ फूड खाने से वो संक्रमण शरीर के अंदर पहुंच जाता है उसी को हम फूड संक्रमण कहते हैं। और जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, अंतर यानी अंतःग्रहण मतलब अंदर ग्रहण करके परिणाम स्वरूप होता है, जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। साल्मोनेला। साल्मोनेला इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। यह जीव जंतुओं के आंत्र क्षेत्र इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद होता है। कच्चा दूध और अंडे भी इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर साल्मोनेला नष्ट हो जाता है। हालांकि अपर्याप्त खाना पकाने से कुछ जीव जीवित रह जाते हैं। साल्मोनेला बहुत तेजी से अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में इनकी संख्या 2 गुना हो जाती है। देख कितनी बढ़ती है। साल्मोनेला मतलब ये बुखार से संबंधित है। टाइफाइड में साल्मोनेला जीवाणु पाया जाता है, उसे ही हम इसमें बहुत तेजी से कितनी मिनट में ये वृद्धि करते हैं, तो 20 मिनट में इनकी संख्या 2 गुनी हो जाती है। आगे देखते हैं ये खाद्य विषाक्तता। खाद्य पदार्थों का संक्रमण। ये खाद्य पदार्थों का संक्रमण है। ये मक्खियाँ बैठ रही हैं, ये ऐसा ही फला फला पड़ा हुआ है, तो यही इसी से संक्रमण हो जाता है। हमें खाने वाले यानी पदार्थों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खाद्य विषाक्तता अविषता। खाद्य विषाक्तता अविषता फूड पॉइजनिंग खाद्य पदार्थों को पकाने से उनमें उपस्थित अधिकांश रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ रोग शेष रह जाते हैं जो सामान्य ताप पर उन खाद्य पदार्थों में हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं और उन्हें विषाक्त कर देते हैं। प्राय इस स्थिति में खाद्य पदार्थों की दिखावट, रंग, गंध व स्वाद में विशेष परिवर्तन नहीं आता है और इन विषयुक्त खाद्य पदार्थों को खाने से व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस रोगाणु इसका एक उदाहरण है। इसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं। ऐसे जीव हवा, धूल और जल में मौजूद होते हैं। ये जीव 50% स्वस्थ व्यक्तियों के नासिका मार्ग, गले और त्वचा तथा बालों में पाए जाते
हैं। विभिन्न परजीवी भी संक्रमण का कारण बनते हैं, जैसे सुअर के मांस में फीता क्रम द्वारा संक्रमण। आगे देखते हैं, खादों से होने वाले विभिन्न खतरे में जैविक खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारण है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में ये सभी प्रयासों के बावजूद जैविक खाद्य जनित रोगाणु अभी भी एक गंभीर चिंता का विषय है और रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। रोगाणुओं के उत्पन्न कारणों में मानव परपोषी, जंतु परपोषी, मनुष्य एवं स्वयं रोगाणुओं की पारस्परिक क्रियाएं और पर्यावरण शामिल है, जिसमें भोजन का उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन और भंडारण होता है। उदाहरण के लिए कुपोषण, आय और अन्य परिस्थितियों के कारण परपोषी की संवेदनशीलता में बदलाव आने से जनसंख्या में नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जीवों में आनुवंशिक विनिमय या उत्परिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं, जिनमें रोग पैदा करने की क्षमता होती है। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़े पैमाने पर उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य आपूर्ति के बढ़ते वैश्वीकरण के माध्यम से नए रोगाणुओं से संपर्क हो सकता है और इस प्रकार नई जनसंख्या तथा नए भौगोलिक क्षेत्रों में रोगाणु उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो जाती है। नोरोवायरस, रोटावायरस, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई नए रोगाणुओं के कुछ उदाहरण हैं। जो नए रोगाणु हैं, नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, ये नए रोगाणु हैं जिनमें भारत व अन्य देशों में नए संक्रमित रोग हो जाते हैं। नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, ये सभी नए रोगाणुओं में जाने जाते हैं। खाद्य गुणवत्ता क्या है, वे भी हम देख लेते हैं। तो खाद्य गुणवत्ता, फूड क्वालिटी से आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य है। खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत नकारात्मक गुण भी शामिल हैं, जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा संबंधित खतरे आदि। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा में सकारात्मक गुण भी शामिल हैं, जैसे रंग, सुगंध, बनावट, आकार, स्वाद आदि। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। अतः सभी खाद्य सेवा प्रदान कराने वाले वे सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाना, संसाधन, पैक करने और सेवा देने हेतु शामिल हैं, बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसमें ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। तो यह देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण बातें। कच्चे माल और जल की गुणवत्ता सही हो, परस्पर कर्मचारियों, उपकरणों और खाद्य निर्माण में भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता हो, खाद्य उचित ताप पर खाद्य भंडारण हो, खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार बेहतर सेवा के तरीके हों। ये सभी खाद्य मानक देख लेते हैं। खाद्य मानक उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ, पौष्टिक, न्यूट्रिशनल एवं अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ प्रयुक्त कराने के लिए तथा विभिन्न देशों के बीच खाद्य पदार्थों का व्यापार बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों, फूड स्टैंडर्ड्स एवं नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं। नंबर 1,
कंपनी मानक। कंपनी स्टैंडर्ड क्या है? खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं। नंबर पहला ही है कंपनी मानक यानी कंपनी स्टैंडर्ड। ये मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह मानक राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होती है, यानी जो कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं वो सामान्यतः राष्ट्रीय मानकों की नकल होती है। अगला है क्षेत्रीय मानक, रीजनल स्टैंडर्ड्स। वे मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। क्षेत्रीय मानक कौन से कहलाते हैं? भौगोलिक तथा किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, वो क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड। वे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश की खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों के लिए एक समान रहते हैं। अगला है चारी मानक अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वे मानक जो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कॉडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। इस संगठन के सभी सदस्य देशों के उत्पादन को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 क्या है? इसने क्या कहा है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित है और संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना चलाता है, जिसे ISI के रूप में जाना जाता है। एगमार उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों, कच्चे और संसाधित के प्रमाणीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है। खाद्य उद्योग में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार के अनेक अधिनियम व नियमन थे। इससे अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 पारित किया है। यानी सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में पारित किया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों का एकीकरण किया जा सके। क्या कानून है वो देखते हैं। कानून, इस अधिनियम का उद्देश्य भोजन से संबंधित कानूनों को समेकित करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपयोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात में विनियमित करने के लिए की गई थी। अधिनियम में निर्माण परिसर अनिवार्य कार्य क्या है देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा अनिवार्य किया गया है। भोजन के लेखों के संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियोग निर्धारित और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उपयुक्त प्रणाली को निर्दिष्ट करना। नंबर 2, खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन में लगे प्रमाणीकरण निकायों की सामान्यतः
मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देशों को रखना, प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया को दिशा निर्देशों में रखना को देखना, ये सभी खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता का महत्व। और इसमें क्या है, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो देखिए खाद्य पदार्थ कई घंटे पहले तैयार किए जाते हैं और यदि उचित रूप से संग्रहित नहीं किए जाते तो खराब हो सकते हैं। मिर्च मसालों तिलहन को पहले घर पर ही संसाधित किया जाता था। आज की दुनिया में विशेष रूप से शहरों और महानगरों में पहले से पैक किए गए अलग अलग मसालों और मसालों के मिश्रण की मांग में वृद्धि हो गई है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय है और इस पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थोक खाद्य पदार्थों में परिवहन नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया जटिल है। प्रसंस्करण और उपभोक्ता के बीच बड़ा अंतराल है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर वितरण जोखिम आजकल सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। ये सभी अभी देखते हैं। ये खाद्य मानकों, गुणवत्ता शोध और व्यापार से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। सॉरी पहला 1954 में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब आया, तो 1954 में। इसके अतिरिक्त अन्य देशों अधिनियम भी अन्य आदेश या अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, जैसे फल और सब्जी उत्पाद आदेश। इसके अंतर फल और सब्जियां, मांस खाद्य, इसमें मांस आते, वनस्पति तेल खाद्य आदेश इसमें सब आते हैं। आगे ये देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन, ये क्या है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देखते हैं, यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाने तथा खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए स्थापित किया गया है। वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 166 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यूरोपियन यूनियन थी। वर्ष 2017 में 187 देश, यानी कोडेक्स एलिमेंटेरियम में कितने, इसकी स्थापना खाद्य एवं कृषि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए किसकी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोडेक्स एलिमेंट्री किससे संबंधित है, तो ये